सलाम, नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों। दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। हम फिर हाजिर हो गए आज एक खास नए मेहमान के साथ, श्रीमती आभा सिंघल जोशी जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट की लॉयर है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई खास कमिटी ऑन जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी की नॉमिनेटेड मेंबर है। आभा जी, बहुत स्वागत है आपका नर्चर लाइफ टॉक्स में। थैंक यू। पहली बात तो दिवाली की आपको ढेरों शुभकामनाएं, और दिवाली की विशेष आप दे सकती हैं हमारे ऑडियंसेस को जो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको भी सहर, सबको दिवाली की बहुत बहुत मुबारक शुभकामनाएं, क्योंकि इतना सुंदर पर्व है ये। तो आई थिंक इट्स मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं ऐसे पर्व के समय आपसे बात कर रही हूँ। मुझे वैसे भी ये प्रोग्राम बहुत पसंद है। बहुत बहुत। तो मैं एक शेर के साथ हमारी बातों के सिलसिले के आगाज करना चाहूंगी, क्या इजाजत है आभा जी? बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स, यू आर द होस्ट। औरत हूँ मगर सूरते कोहसार खड़ी हूँ। औरत हूँ मगर सूरते कोहसार खड़ी हूँ। एक सच के तहफ्फुज के लिए सबसे लड़ी हूँ। एक सच के तहफ्फुज के लिए सबसे लड़ी हूँ। फरहाद जाहिद साहब का ये कलाम है, और अब हम अपनी बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। पहला सवाल हमारी भूली बिसरी यादों की इर्द गिर्द घूमता है। सवाल कुछ यूं है, बचपन का दौर कहाँ पैदा हुई, कहाँ परवरिश हुई, और घर में कौन कौन था? मैं पैदा हुई हूँ दिल्ली में ही, तो मैं वाकई में एक दिल्ली वाली हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा मेरा टाइम भी, मेरे साल भी दिल्ली में ही निकले हैं। मैं दिल्ली में पैदा हुई हूँ, और उसी से आपको पता चल जाएगा मेरे ज्यादातर मेरी लाइफ के बारे में, कि मैं सेंट्रल हॉस्पिटल दिल्ली, रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल दिल्ली में पैदा हुई थी। और उसके बाद मैं कई शहरों में रही हूँ, एंड बहुत ही मतलब वो शायद मैं अगर आपको बताऊंगी कि मैं कहाँ कहाँ रही हूँ, तो उससे काफी कुछ आपको मेरे लाइफ के बारे में पता चल जाएगा। तो मैंने जो अपने लाइफ की शुरुआत, पैदाइश मेरी दिल्ली की है, और उसके बाद मैं रही हूँ चंडीगढ़ में। वहां पर मेरी स्कूलिंग शुरू हुई। नाना नानी वहां पर थे, तो मैं उनके पास रहती थी, पढ़ती थी। उसके बाद मैं कार्मल कॉन्वेंट चंडीगढ़ में पढ़ी। उसके बाद मैं दिल्ली में पढ़ी, कार्मल कॉन्वेंट दिल्ली में पढ़ी। फिर मेरे फादर की ट्रांसफर हो गई डेपुटेशन पे। मेरे फादर रेलवे में थे, तो डेपुटेशन पे श्रीनगर चले गए, JNK चले गए। तो फिर मैं वहां पढ़ी, प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट श्रीनगर में। और वहां से वापस जब वो रेलवे में वापस आए, तो वो एक गोरखपुर नाम की जगह है, शायद लखनऊ वाले जरूर जानते होंगे वाले। तो गोरखपुर में उनकी ट्रांसफर हुई। तो नॉर्थ ईस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर्स है वहां पर। तो वहां पर फिर मैं एनी रेलवे हाई स्कूल, एक बहुत ही मतलब बहुत ही सुंदर छोटा सा और एकदम अलग। तो यू कैन इमेजिन कि फ्रॉम प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट, इफ एनीबडी नोज कि वो क्या, कहाँ पर किस तरह से उसकी एक वजूद है श्रीनगर में। और वहां से फिर मैं गई गोरखपुर। तो गोरखपुर से मैंने हाई स्कूल किया, और फिर दोबारा कार्मल कॉन्वेंट में, क्योंकि वहां पर गर्ल्स के स्कूल्स कम थे तब। तो मैं कार्मल कॉन्वेंट वहां का एक स्कूल था, तो वहां से मैंने 11th इंटर ज्वाइन किया। और लेकिन बीच ही में फिर मेरे ट्रांसफर फिर मेरे फादर की हो गई, और वो दिल्ली आ गए। तो फिर मैंने अपना जो हायर सेकेंडरी है वो मैंने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल पंडारा रोड से किया, क्योंकि वो एक ब्रिज कोर्स करना पड़ता था हमें। जो लोग बाहर से आते थे, तो वो 11th करने के लिए हमें वहाँ। सो इफ यू कैन सी कि मैं बहुत सारे स्कूलों में पढ़ी हूँ, एंड दैट हैज बीन माय। और मैं इन्हीं सभी जगहों पर रही हूँ। हर एक शहर और हर एक जगह जो थी वो बहुत स्पेशल थी, बहुत सुंदर वहाँ की यादें हैं, और अब तक मेरा जुड़ाव है। सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे बचपन से लेकर के मेरा अब तक जो है सब बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ाव है इन सभी जगहों से। आपकी खासियत है कि आपको बहुत सारी भाषाओं पे एक महारत हासिल है।
आपने आपके बारे में कई बार सुना गया है कि पंजाबी हो गई या फिर जगह-जगह की भाषाएँ जहाँ-जहाँ आप रही वहाँ की आपने भाषाएँ पिकअप कर ली और मुझे लगता है बहुत सारी कहानियाँ भी पिकअप करी होंगी आपने वहाँ से लोगों की। हाँ, भाषा का हाँ मेरे को थोड़ा शौक है, मैं कोशिश करती हूँ बोलने के। कहीं कहीं पर तो जैसे मजबूरी भी हो जाती है। मैं आफ्टर आई गॉट मैरिड मैंने वो तो उधर तक ही एजुकेशन तक बताया, लेकिन उसके बाद में मैं मेरा ससुराल इंदौर में है, बहुत प्यारी जगह है। वहाँ का लहजा जो है बिल्कुल अलग है, बोलने का तरीका बहुत गजब मजेदार है वहाँ पर। और फिर जब मैं मद्रास में रही, चेन्नई में रही, तो वहां पर तो एक तरह से मजबूरी थी कि क्योंकि हिंदी कोई समझता नहीं, तो वो तो सीखनी पड़ी तमिल, थोड़ी थोड़ी सी मतलब बोलचाल की जो तमिल है वो आ गई, तो मेरे को उसमें मजा भी आने लगा। तो इसलिए हाँ, तो पंजाबी तो मेरे पेरेंट्स की भाषा है, तो इसलिए पंजाबी में बोल रही थी। क्या बात है, क्या बात है। अबा जी, अगला सवाल हमारा बहुत खास है। बचपन की कोई खास घटना जिसने आपको आज आप जो हैं वो बनने का ख्याल दिया? कोई एक घटना बोलना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जैसे मेरी लाइफ में मुझे लगता है कि एक एनेक्डोटल ही एक कड़ी है शायद, कि एक घटना के बाद घटना के बाद घटना। तो एज सच कोई घटना और आज जो भी हूँ, मतलब क्या प्रोफेशनली या पर्सनली, बहुत सारी उसके अंदर घटनाएं उसमें जुड़ी हुई हैं या जुड़ी होंगी। और उसके अंदर आई थिंक जो एक सबसे बड़ा जो मुझे जो लगता है, मतलब वो एक घटना तो नहीं मैं कहूंगी, लेकिन एक जो डाइवर्सिटी, मतलब एक अलग अलग तरह के जो एक एक्सपीरियंसेस जो हुए लाइफ में, चाहे वो पर्सनल ले लो, मतलब हमारी फैमिली में इतनी डाइवर्सिटी है कि एक परिवार का जो वो है वो बड़े अर्बन, जैसे चंडीगढ़ में रहने वाले थोड़े एकेडमिक किस्म के, एक परिवार जो है वो काफी मतलब सेमी रूरल टाइप के, जमींदारी के थे। और हम लोग जो है अफसरी में पले बड़े हुए। तो ये जो मुझे लगता है कि जो डाइवर्सिटी है वो कितनी अच्छी खूबसूरत चीज है, और कितनी सारे इन्फ्लुएंसेस, मतलब जैसे मैंने बताया कि दिल्ली में रहते हुए फिर वहां श्रीनगर चले गए। श्रीनगर में बिल्कुल अलग माहौल, भाषा अलग, लोग अलग, रहन सहन, उनका खाना पीना, एवरीथिंग वाज डिफरेंट। तो वहां से फिर गए हम गोरखपुर में, तो हम लोग जो थोड़े से मतलब जो दिल्ली वाले थे और वैसे थे, तो हम लोग ये तू वो करके बात करते थे, वहां आप आइएगा जाइएगा। तो मेरा ख्याल से ये जो डाइवर्सिटी का, या जो एकदम अलग अलग, एकदम एक शगुफा टाइप का, वो इट्स लाइक अ बुके ऑफ एक्सपीरियंसेस। तो जो भी फिर आगे जो भी किया या हम बने, मुझे लगता है कि उसका बहुत रोल रहा है, जो भी लाइफ में किया। कहते हैं कि आपकी जो भी चीजें हो रही हैं, आपका जो भी लाइफ का एक कहानी चल रही है, भगवान ने पहले से सब कुछ प्लान कर रखा है। तो शायद इतनी डाइवर्सिटी आपने देखी नहीं होती, तो आज आप लोगों के ह्यूमन राइट के लिए, औरतों के राइट के लिए, बच्चों के राइट के लिए लड़ नहीं रही होती। तो शायद द गॉड वाज प्रिपेयरिंग यू विद ऑल दीज बिगिनिंग्स। बिल्कुल। हाँ, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जगह कि जगह आपको रहना, लगता है लोगों कि से हाँ, मिलना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये लगता है कि डेस्टिनी हैज प्लान समथिंग फॉर यू, और आपको ये चीजें एक्सपीरियंस करनी थी। बहुत सारी चीजें ऐसी एक्सपीरियंस हुई लाइफ में, अलग अलग लोगों से मिलना, अलग अलग सिचुएशंस देखना। और हमारी फैमिली में खास करके हमारे पेरेंट्स ने हमको कभी किसी चीज का कोई मतलब पर्दे नहीं डाले, मतलब हर चीज एक्सपीरियंस करनी थी, बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करनी थी। बड़ी ट्रांसपेरेंट सा माहौल था, मतलब वी वर नॉट, उसमें कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं थी, कुछ बनावट नहीं थी। तो इसलिए शायद मेरे को लगता है कि हमारे में एक वो जो एक्सेप्टेंस है, या एक एक्साइटमेंट भी है कि नए 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 चीजों के देखना, और उसके बारे में सोचना और आगे बढ़ करके उसको करना। तो मेरा ख्याल से वो बहुत इन्फ्लुएंस, इस चीज को तो मैं बिल्कुल वो दूंगी कि एक तो बड़ा डाइवर्स सा हमारा माहौल था, बहुत ही मिला जुला, और हर चीज को में अपनापन था। किसी भी क्या चीज बात को गैर नहीं माना जाता था, किसी चीज को ऐसे नहीं कि नहीं ये नहीं वो नहीं, नथिंग।
वाज ऑल वेरी फ्री फ्लोइंग एंड तो मेरा ख्याल उससे डेफिनेटली वो मुझे मेरे काम करने में तो उसका बहुत रोल रहा होगा। तो बहुत बेहतरीन जिंदगी तजुर्बे आप लोग को महसूस करने दिए गए, बचपन से आजादी मिली अपने आप सही और गलत को समझने की। बहुत बहुत खूबसूरत बात आपने बताई है। आभा जी, मैं आपसे अगला सवाल पूछूंगी। 80 के दशक में घर की बेटियां जो होती थी उनको अक्सर लॉयर ना बनने का सुझाव मिलता था। लोग कहते थे डॉक्टर या टीचर ही बनेगी। क्या आपके माता पिता की भी यही सोच थी? सी हाँ, 80 के दशक में एक लॉ प्रोफेशन ज्वाइन करना एक्चुअली क्या था, 80 के दशक में जब तक कि आप पढ़ाई कर रहे हो तब आपको ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट तो वो एक्सेप्टेड था कि हाँ आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे। तो लॉ जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरे माय पेरेंट्स वर क्वाइट हैप्पी, और तब तक हमारे यहाँ पर कोई ऐसी बात भी होती भी नहीं थी क्योंकि बोथ माय पेरेंट्स वर आल्सो पोस्ट ग्रेजुएट्स एंड यू नो वी हैड इतना कुछ वो पढ़ाई के बारे में ऐसा नहीं था, कुछ तो करना ही था हमको। तो जब लॉ ज्वाइन किया तो दे वर हैप्पी, अच्छा हो गया। अच्छा, उसके बाद जब मैंने प्रैक्टिस ज्वाइन की तब थोड़ा सा वो लगने लगा कि ये क्या मतलब, क्योंकि लॉन्ग आवर्स होते हैं इस प्रोफेशन में, तो पहले 7 बजे आना, 8 बजे आना, 9 बजे आना, फिर उनको थोड़ा सा लगने लगा कि मतलब ये क्या प्रोफेशन, जो कौन सा इतना इतना काम, और खासकर की मदर को लगता था कि कहाँ हम लोग उस टाइम पर हमारा होता था कि अंधेरे बाद तो आपको घर होना चाहिए, एंड दैट डिनर टाइम वाज फिक्स्ड, और हम लोग को वहां पर बिल्कुल खाने के टेबल पे सबको मौजूद होना बहुत वो होता था। मतलब हम लोग को टेंशन हो जाती थी अगर नहीं पहुंच पाते थे, आसपास गए हुए हैं और नहीं तो भाग करके वापस आ। तो यहाँ अचानक ही अब 7 8 सैटरडे को भी जा रहे हैं, संडे को भी जा रहे हैं, देन मैं तो थोड़ा सा उनको से लगने लगा कि ये क्या हो रहा है। तो एक दिन मेरी मदर आई और मुझे कहती कि ऐसा है कि वो अन्नामलाई यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स जो है वो निकले हैं, तो तुम भर दो। मैंने कहा अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, मतलब मैं भी प्रोफेशन में हो गए थे मुझे 2 3 साल, आई वाज डूइंग क्वाइट वेल। तो मैंने कहा अन्नामलाई, हाँ वो बीएड का फॉर्म। तो मैंने कहा कि बीएड बीएड मैं तो अच्छी खासी अपनी यहाँ एलएलबी करके वकील बनी हुई हूँ, तो बीएड क्यों? नहीं, अभी अभी बाद में ये नहीं चलेगा। तो तब वो बाद में मतलब फिर वो मेरे को समझ में आया कि वो क्या कह रही हैं। बोली अभी तो ठीक है तुम यहाँ हो, लेकिन बाद में जो है ये ऐसे नहीं चलेगा कि 8 8 9 9 बजे घर आ रहे हो, और वो बीएड करने से, टीचर बन जाने से सब हो जाता है, अपना घर भी समझ जाता है और प्रोफेशन भी हो जाता है। तो हाँ वो था थोड़ा सा, बट रियली मैं नहीं बोलूंगी कि कभी कोई ऐसा कोई ऑब्जेक्शन, और लोगों से जरूर सुनने में आता था कि मतलब हमारे साथ में वकालत वाली बात मत करो, या आगे जाकर के भी क्या ऐसे ही बोलोगे तो दिक्कत आएगी, इस तरह से बातें करोगे तो। सो पर नहीं, मुझे अपने पर्सनली जो है पेरेंट्स ने कभी नहीं किया, पर हाँ थोड़ी सी उनको चिंता जरूर होती थी कि इतने लॉन्ग आवर्स वगैरह जो है वो लड़कियों के लिए शायद नहीं, अदरवाइज दे वर क्वाइट प्राउड ऑफ मी, सबको कि लॉयर है। बता तो रही हूँ कि हमारी बेटियां लॉयर बन गई है। हाँ ये मुकदमा बिल्कुल, उसने बस ये दिक्कत तो थी लड़कियों को। मेरे साथ की जो बैचमेट्स थी या मेरे साथ की कलीग्स थी, फ्रेंड्स थी, तो कहीं ना कहीं उन दिनों में काफी मुश्किल आती थी, कई सारी छोड़ भी देती थी प्रोफेशन। आई मीन दे वुड से आल्सो क्वाइट नॉट वेरी नाइस थिंग, ऐसे बोलते थे कि ये तो शादी तक जो है लड़कियां ज्वाइन करती हैं। और एक्चुअली पूछो तो मैंने भी यही किया कि मेरी भी शादी हो गई थी 4 साल के बाद में, तो मैं भी छोड़ के अपना निकल गई थी, बॉम्बे चली गई थी। तो लिटिगेशन प्रैक्टिस, हाँ मैंने भी बीच में छोड़ दिया क्योंकि ऐसा था। सो पर हाँ ये एक मिली जुली बात थी, पर बहुत सारी लड़कियां बहुत सक्सेसफुल भी थी प्रोफेशन में। क्या बात है, क्या बात है। जैसा कि आपने मुझे बताया कि हर इंसान के अंदर, आपने बोला कि मेरी स्ट्रेंथ थी कि मैंने बोला कि मैं लॉयर ही रहूंगी और मैं नहीं करूंगी बीएड। तो मैं एक इसी सवाल से एक सवाल निकालना चाहती हूँ कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और एक आपकी वीकनेस क्या है? तो हर इंसान की एक स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है, आपकी क्या है? अब इतना मैंने कभी ऐसे कोई बहुत अपना
स्वॉट एनालिसिस जिसको बोलते हैं कि वो इतना ज्यादा गहराई से नहीं सोचा कि मेरी स्ट्रेंथ क्या होगी। शायद एक जो मैं अभी बता रही थी कि करते करते और जिंदगी के सब तजुर्बों के साथ में इतने एक्सपीरियंसेस हुए, इतने लोगों से मिलना जुलना, इतना लोगों की अफेक्शन मोहब्बत, तो वो स्ट्रेंथ वो शायद कन्वर्ट हो गई है कहीं पर एक स्ट्रेंथ में, जो कि जिसको एक वर्ड जो एक माइंड में आता है, एम्पैथी। दूसरे की दूसरे की ह्यूमन सिचुएशन को समझने का एक एप्टीट्यूड कह लो, या एक इवन एक डिजायर कि दूसरे की सिचुएशन को समझा जाए कि इन्हें क्या महसूस हो रहा होगा। तो शायद वो मेरे काम में भी, और यहाँ हम लोग जिस तरह का काम करते हैं, मैं ही नहीं, मेरे और बहुत सारे कलीग्स हैं जो कि हम लोग इसी तरह का काम हम करते हैं, किया है और बहुत एंजॉय किया है उस चीज को। तो शायद ये एम्पैथी एक जो शब्द, आई डोंट नो, आई थिंक यू कैन गिव इट अ बेटर वर्ड, कि एक दूसरे के भावों को समझना या दूसरे की लाइफ सिचुएशन को समझ पाना कि ऐसा ऐसा भी होता है। तो हो सकता है कि शायद वो एक तो रियल लाइफ अनुभव एक्सपीरियंसेस हुए होंगे, और उसके अलावा जो लिटरेचर, अगर आप किताबें अगर आप पढ़ते हो, आपने मेरे को पूछा भी था जब हम बात करते कि अब मैं इफ यू रीड, अगर इफ यू आर एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ स्टोरीज अबाउट लाइफ, तो वो चीज आप में एक स्ट्रेंथ बन के या एक वो आ जाती है। इट हेल्प्स यू इन योर वर्क, खास करके जिस तरह का काम मैंने अपने प्रोफेशन में किया है। आई थिंक वो एक स्ट्रेंथ के तौर पर, मतलब और वीकनेस तो वो बहुत बहुत लंबी लिस्ट हो गई, आई एम श्योर। तो शॉर्ट में क्या स्टोरी है, वन लाइन में क्या स्टोरी है, एक लाइन में क्या कहानी है वो वीकनेस की आपकी? एक लाइन में मेरी कहानी है कि आई थिंक, मुझे ऐसे लगता है कि मेरा आई एम वेरी लैकिंग इन सेल्फ कॉन्फिडेंस। मुझे हर चीज में डाउट हो जाता है कि सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, ये चीज किसी को पसंद आएगी या नहीं आएगी, मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जब भी मैं कोई काम शुरू करती हूँ लेती हूँ, तो मुझे पता नहीं, आप ये करोगे तो हाँ हो सकता है, मैं कोशिश कर लेती हूँ, हो जाएगा, शायद हो जाए। तो आई थिंक इट्स अ वेरी सिली ट्रेट कि आपको हर समय रीइंफोर्समेंट की जरूरत पड़े, या आपको ऑल द टाइम यू थिंकिंग नहीं नहीं नहीं, पता नहीं मेरे से नहीं होगा, नहीं रहने दो, नहीं होगा नहीं होगा। तो दैट्स इट्स क्वाइट सिली नाउ, आई फाइंड इट वेरी सिली, बट आई कैन नॉट ओवरकम इट नाउ, आई थिंक। तो वो एक जंप बन गई सुप्रीम कोर्ट, मतलब बहुत लोगों में है ये, मुझ में भी है, शायद हर इंसान में होती है ये सेल्फ डाउट करना, क्योंकि हमें इतने कॉम्पिटिटिव माहौल में डाला जाता है बचपन से कि हम बहुत सेल्फ डाउट में चले जाते हैं। हमें परफेक्शन बनाने की दी जाती है कि परफेक्शन लाओ, बेस्ट करो, बेस्ट करो। ये वर्ड बेस्ट हटा दिया जाएगा तो लाइफ शायद नॉर्मलाइज हो जाएगी। हम सब इस चीज से पीड़ित है, मुझे लगता है ये वीकनेस, मुझे लगता है 90% इंडियंस में होगी। बहुत वो समझ सकता है, लेकिन इट शुड नॉट बिकम सिली ट्रेट, इट शुड नॉट बिकम एक आपके आड़े नहीं आनी चाहिए, या आप कुछ मिस्टेक्स करने लगो ये लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस से। नहीं नहीं, मैं तो आई विल नॉट बी, मुझे नहीं लगता कि मैं कर सकूंगी। तो आई थिंक वो एडिशनल एक बर्डन आ जाता है। आई थिंक वन शुड नॉट, मतलब अब मुझे लगने लगा है कि नहीं होना चाहिए। मतलब एक आई थिंक ऑल्सो हमारे समय पर ना, एक टू बी सेल्फ इफेसिंग जिसको कहते हैं, कि अपने आप को बड़ा, मतलब क्योंकि वो जैसे आपने बोला ना कि लड़कियां लॉयर बने, तो एक कि नरम बोलना चाहिए, धीमे बोलना चाहिए, तो वो कहीं पर आई थिंक वो पर्सनालिटी में इस तरह से भी कन्वर्ट होती है कि वो आप कॉन्फिडेंट या सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना, कि थोड़ा सा अगर आप फर्मली बोलोगे तो वो अग्रेसिव साउंड करने लगता है। अब तो हो गई हूँ मैं, अग्रेसिव हो गई हूँ काफी। तो पर एक आई थिंक दैट इज समथिंग दैट इज डेफिनेटली वीकनेस इन मी, कि डाउट जो है, हमेशा ही डाउट की whether I'm good enough or not, or whether I'll be good enough or not. So पर आपकी वीकनेस आपकी स्ट्रेंथ के सामने बहुत छोटी है आवाजी, आपकी स्ट्रेंथ बहुत बड़ी है। I hope so. I hope
आई थिंक इट्स ऑल्सो बहुत लोगों का इसके अंदर कंट्रीब्यूशन होता है टू मेक यू फील दैट यू आर डूइंग गुड। वही मैंने बताया कि रीइंफोर्समेंट भी एक अच्छी चीज है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं सीख करनी चाहिए। मुझे अपने अपने तजुर्बे के बाद में ऐसे लग रहा है कि रीइंफोर्समेंट इज ऑलवेज देयर, बट यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन इट ऑल द टाइम। चलिए, तो हम दूसरा सवाल भी लेते हैं। आप हैदराबाद पुलिस एकेडमी में पढ़ाती भी हैं एज अ टीचर, आपका क्या मानना है कि इंसान क्रिमिनल क्यों बनता है? हैदराबाद पुलिस एकेडमी में तो मैं खैर हाँ, पुलिस वहां पर मैं आईपीएस के ज्यादातर जो प्रोबेशनर्स आते हैं वो उनको पढ़ाती थी। तो एंड ऑल्सो अगर उसको हम लॉ से लिंक करें तो लॉ की जो एक मतलब जो क्रिमिनोलॉजी की स्टडीज है उसमें तो बहुत सारी थ्योरीज हैं और बहुत सारी क्यों क्राइम क्यों होता है। तो कई थ्योरीज हैं, जैसे एक थ्योरी है कि एक बड़ी पुरानी थ्योरी की एक ग्रोथ होती है इंसान के ब्रेन में जिससे कि उनको क्रिमिनल टेंडेंसी आती है। बट यू नो थिंग्स आर theories change and they are challenged and some agree some don't agree, so there are lots of theories कि क्यों कोई इंसान क्रिमिनल बनता है। लेकिन हाँ डेफिनेटली सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स बहुत सारे हैं। तो हम लोग लॉ पढ़ते हैं तो लॉ में बहुत सारे केसेस क्रिमिनल लॉ में हम पढ़ते हैं कि क्यों हुए। तो वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, जैसे इंडिविजुअल क्राइम्स है तो इंडिविजुअल है। अब इंडिविजुअल में जो है आई थिंक इट्स आपकी जो एक कंडीशनिंग होती है वो दैट डेफिनेटली हेल्प्स कि क्राइम से आपको प्रिवेंट करना या प्रोटेक्ट करना। क्योंकि क्राइम क्या है, क्राइम अगर आप टिपिकली आप क्राइम देखते हो, अगर आप आईपीसी ले लेते हो तो उसमें क्या है, हद से ज्यादा जो एक बेकाबू जो है लालच, राइट। तो आप फिर थेफ्ट करोगे या वो सब मतलब चोरी करोगे या कुछ इस तरह से। लालच है, गुस्सा है, लस्ट है ना, जो एक हवस को बोलते हैं, वायलेंट सेक्सुअल क्राइम्स और आज के टाइम में बेबस भी बहुत बड़ा फैक्टर है। वो बेबस क्यों हो रही है, क्योंकि हाँ, क्योंकि सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स बहुत सारे हैं। सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स में ये है कि जो एक जेंडर में एक जो डिस्पैरिटी है कि आप समझते हैं कि आप औरत के ऊपर क्राइम करके और आप उससे निकल सकते हैं। वो बहुत स्ट्रॉन्ग सोशियोलॉजिकल एक मैसेज है कि एक औरत जो है उसके ऊपर क्राइम किया जा सकता है और उसको इनफैक्ट यहाँ तक उसका इम्पैक्ट सोशियोलॉजिकल है कि उसको क्राइम तक आप मानते नहीं है। यू ग्रो अप विद थिंकिंग कि कोई बात नहीं, ये तो हम कर सकते हैं। अब जैसे कि किसी घरेलू औरत को, चाहे वो पत्नी है, बहन है, इवन मदर है, वो उसके साथ में मारपीट करना, गाली गलौज करना, तो कोई इसको कोई खास बात नहीं मानता। तो उसको तो समझते हैं कि नहीं, ये तो हम देखते हैं आसपास सब जगह होता है, घर में तो घरों में परिवारों में ऐसा होता ही है, बट इट इज डेफिनेटली अ क्राइम। वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोशियोलॉजिकल फैक्टर है कि आप किस उसमें आपकी ओरिएंटेशन पूरी क्या है। अच्छे खासे लोग जो हैं उसको कोई खराब नहीं मानते कि ये एक ये लेके, बट इट इज एन ऑफेंस किसी पे हाथ लगाना, इनफैक्ट किसी को ब्रश कर देना भी फिजिकली थ्रेटनिंग तरीके से वो यूं टच भी कर देना, इनफैक्ट दैट इटसेल्फ इज असॉल्ट, कंसीडर्ड असॉल्ट इन वो एक क्राइम है, नहीं माना जाता। फिर जो एक समाज में जो यू नो द सोशियो इकोनॉमिक जो है कि आपके क्लास में या उसमें जो फर्क है कि आप कौन हो, उससे भी जो है ये सारे जो फैक्टर्स मैंने आपको बता रही हूँ कि एक इंसान के अंदर, सबके अंदर होते हैं। लालच है या गुस्सा है या लस्ट है, तो सबके अंदर होता है। लेकिन उन चीजों को पुश करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो डेफिनेटली वो क्राइम को वो बढ़ावा देते हैं। सो हाँ बिल्कुल। अब जी अगला सवाल हमारा इससे इंटरकनेक्टेड है। विमेन और चिल्ड्रन समाज के दो स्तंभ हैं जिनके इर्द गिर्द ज्यादातर क्राइम्स टिके हुए हैं। आपकी क्या सोच है इस पर? विमेन और बच्चे, औरतें और बच्चे।
बिल्कुल, जो उसी से जुड़ा हुआ है शहर, जो मैं बता रही हूँ ना कि सामाजिक जो एक बनावट है हमारी, या हम समाज में क्या सोचते सोचते बड़े हुए हैं, या हमें क्या लगता है कि क्या हम कर सकते हैं, क्या हम नहीं कर सकते हैं, है ना, वो हम शुरू से ही देखते आते हैं, तो इसलिए धीरे धीरे जो है हिम्मत खुलती जाती है। अगर आपको कोई उस चीज के लिए मना नहीं कर रहा है या कोई बता नहीं रहा है कि ये गलत है, तो वही सामाजिक है कि ये जो दो जो स्तंभ हैं, जो हमारे वर्ग हैं, जो तरह से समाज के, तो दे आर परसीव्ड एज वल्नरेबल, यानी ये थोड़े हमसे कम है, मतलब, या वो इजी टारगेट बनाए जा सकते हैं। बनाए जा सकते हैं जी। तो इसीलिए जो है, डेफिनेटली क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन आर वेरी हाई, वेरी वेरी हाई। है, वेरी है। मैं बता रही हूँ कि एक रेंज है क्राइम्स का, और हम क्राइम जब बात करते हैं तो हम क्राइम का ये सोचते हैं कि जो वायलेंट क्राइम्स पे हमारा ध्यान जाता है। जैसे अगर सेक्सुअल क्राइम है तो सेक्सुअल क्राइम में हम कब रिएक्ट करते हैं, जबकि वायलेंट रेप एंड मर्डर हुआ हो। मतलब से कि जब तक कि आपको लड़की की लाश तक हालत नहीं हो जाती है, तब तक हम रिएक्ट नहीं करते। लेकिन जो सेक्सुअल क्राइम्स है वो तो बहुत सारे हो रहे हैं। आईपीसी में कई धाराएं 509 से शुरू होती है, सबसे हल्का सेक्सुअल क्राइम है 509, धारा 509 में। उसके बाद 354, 354 एबीसीडी, तो ये सारे सेक्सुअल क्राइम्स हैं। और क्योंकि हम इन्हें रोक नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए वायलेंट सेक्सुअल क्राइम्स हो रहे हैं। तो बिल्कुल वो है, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन आर मेनी। ये हमारे सब आस पास, हमारे हमारे व्यू में हो रहे हैं। हमको सब जगह ये क्राइम्स हो रहे हैं, लेकिन हम इनको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए वो बढ़ करके, और हम खाली रिएक्ट करते हैं जबकि वो किसी चीज पे वायलेंट क्राइम पे शोर हो। ये भी होता है कि एक मानसिकता है इंडियंस की कि हमारे साथ थोड़ी ना हो रहा है यार, पड़ोसी घर में हो रहा है, वो अपना खुद देख लेगा। फला की बेटी के साथ हो रहा है, हमारी बेटी के साथ हो रहा है। तो वो मानसिकता से भी हमें भरना चाहिए, मुझे लगता है अभी बहुत जरूरत है समाज को इस बिल्कुल मानसिकता को बिल्कुल, ये चीज तो जहां दिखे वहां इसको रिएक्ट जरूर करना चाहिए। अच्छे से भी कर सकते हैं रिएक्ट, ऐसा नहीं कि आपको हर जगह झगड़ा मोल लेना है, लेकिन जहां तक अपना दायरा है वहां तक अपने को, अपने घरों में इस चीज को जरूरी है उठाना, और बहुत अच्छे से पोलाइटली भी ये चीज हो सकती है, और वो रुख बदल भी जाता है। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं सुनते हैं, उसको हम रुख बदल भी सकते हैं अच्छे से बात करके। मतलब उसको क्राइम होने से पहले हमें कई चीजें सामाजिक ऐसी करनी पड़ेंगी कि वो क्राइम या ऑफेंस बनने से पहले ही वो चीज बदल जाए, खत्म हो जाए, बदल जाए, खत्म हो जाए। आभा जी, आप ग्रास रूट लेवल पे काफी काम करती हैं, तो क्या मेंटल इलनेस और क्राइम्स को इंटरलिंक करना सही है विद द टॉपिक ऑफ सोशल फैक्टर्स? सी सम मेंटल इलनेस हो सकती है, बट इट इज नॉट, ये जो क्राइम्स होती हैं, ये कह देना कि ये एक मेंटल इलनेस है, खास करके सेक्सुअल क्राइम्स। नो, आई पर्सनली आई डोंट बिलीव दैट दिस इज अ मेंटल इलनेस। इट इज दीज आर क्राइम्स। ये जो सारे जो अपराध होते हैं, जुर्म होते हैं, ये नोइंगली होते हैं। मतलब इसको मेंटल इलनेस का एक, वो मेंटली जो इल होते हैं उनके लिए तो कानून में उसका प्रावधान है कि अगर कोई मेंटली इल है, उसका मेंटल इलनेस किसे कहेंगे उसका एक अलग कानून है। तो उससे उसको परखा जाता है कि ये इंसान मेंटली इल है, उसको सर्टिफाई होना पड़ता है, बकायदा एक प्रोसीजर है उसका। तो कोई किसी को भी कह देना कि, और लेकिन आमतौर से हम भी ये चीज बहुत सुनते हैं कि दिस इज अ मेंटल सिकनेस, सेक्सुअल क्राइम्स इज अ मेंटल सिकनेस। उससे एक्चुअली हम उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। वो एक्चुअली इतना मेंटल सिकनेस नहीं है, वो जानबूझ के किया गया। लेकिन जो मेंटली इल लोग, जो अगर क्राइम उनसे हो जाता है, तो उसके लिए बकायदा एक प्रोसीजर है, प्रावधान है। उनको अलग से एक प्रोसीजर भी उनका अलग अलग तय है, उसके लिए हमें बताना, लेकिन वो बताना पड़ेगा। पर हर कोई इंसान वो नहीं इसका वो ले सकता कि ये जो है, ये मेंटल इलनेस की वजह से ये क्राइम हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। देश में लीगल लिटरेसी के मामले में आपकी क्या राय है? लीगल लिटरेसी इन इंडिया। लीगल लिटरेसी
का तो मेरा मेरा मतलब जैसे मेरा पैशन है वो कि कानून की जानकारी मुझे लगता है कि बहुत बहुत लो है हमारे हमारे यहाँ पर। बहुत हमारे ज्यादा। देश में कानून बहुत कम जानते हैं, और जितना जानते भी हैं, जो एक तरह से मतलब उसकी पूरी जो अच्छे से रियल चीज जो होती है कानून की वो नहीं जानते हैं। खाली जो एक मीडिया में या अखबारों से या न्यूज चैनल से जो एक तरह से जो कानून का तड़का लगाया जाता है, which is very hard, half information and sometimes even wrong information, लोग उसी को कानून कानून समझ लेते हैं। तो लीगल अवेयरनेस की तो बहुत लो है, लेकिन उसके साथ मैं ये भी बोलूंगी कि लीगल लोगों में बहुत चाह है कानून जानने की। जब आप कानून की बात करते हो और उसको अगर सफाई से आप बता देते हो, तो उसमें लोगों में बहुत उसकी भूख है। दे वांट टू नो, और वो हैरान होते हैं कि अच्छा ये कानून है, हम तो ये समझ रहे थे। तो कई सारी चीजें होती हैं कि अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि अच्छे से अच्छी लोग जो हैं, खासकर की औरतें जो हैं, लड़कियां जो हैं, उन्हें लगता है कि हमारे को ससुराल की मतलब हमारा हक है कि हमें कुछ हिस्सा मिलना चाहिए ससुराल की प्रॉपर्टी से। लेकिन इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि एक्चुअली किसी का कोई हिस्सा ससुराल की प्रॉपर्टी में किसी भी लड़की का हिस्सा नहीं होता। और ये हम क्यों बताते हैं? क्योंकि हर लड़की को ये मोटिवेट होना चाहिए कि वो अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करे। उसको उसको ये ओरिएंटेशन कि तुमको तो भाई अच्छे घर में शादी हो गई है और अब तो वहीं से तुमको जो है मिलेगा, तो वो उनकी ऐसी उम्मीद रहती है। अब दिस इज अ मैटर ऑफ लीगल लिटरेसी ओनली। ये तो कानूनन है कि आपको ससुराल में एज सच कोई हिस्सा कुछ नहीं होता है। इनफैक्ट यहाँ तक कि हस्बैंड की प्रॉपर्टी में भी जो है लड़कियों का हिस्सा नहीं होता है। तो डेथ के बाद यू कैन मे बिकम have a succession to that, but most of the girls and women don't know that, and they are shocked to hear that when you tell them कि अभी ऐसा नहीं है और आपको नहीं मुझे अच्छा हम तो मतलब ये सोचते हम तो ये सोचे थे कि हमें हमारा आधा आधा हमारा है। हाँ वो प्यार से ले लो, करवा लो आधा अपने अपनी तरफ, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो कि कानूनी हक, लेकिन कानूनी हक जानने से जो बहुत स्ट्रेंथ आती है लोगों के अंदर, क्लैरिटी आती है। बहुत ज्यादा। इतना मतलब कुछ लिटरेसी देते ही नहीं है ना स्कूल में ना कॉलेजेस में। मुझे लगता है स्पेशली लीगल क्लास होना चाहिए in which they should imbibe, they should give legal information and knowledge to the students. So it should be made compulsory in the school syllabus. I don't know, लोग हमारी बातें सुन रहे हैं, शायद ये पहल हो, लोग इसको आगे तक ले जाएं, but people should actually know about their हक, कि हमारा है क्या, हमारे राइट्स क्या है। राइट्स क्या है, ड्यूटीज भी समझ में आने लगती हैं फिर ना। अगर आप राइट्स जान जाते हैं तो हमने क्या करना चाहिए सही तरीके से वो भी समझ में आने लग जाता है। और बहुत सारे कितने वाक्य हैं, और खाली ऐसा नहीं कि एजुकेटेड लोगों को लॉ, जैसे हम लोग जब लीगल लिटरेसी के काम में जाते थे तो हमको लोग पूछते थे कि अच्छा कहाँ पर कर रहे हो, तो हम कोई बिहार का कोई गाँव, यूपी का कोई गाँव, मध्य प्रदेश के वहां जा रहे हैं, अच्छा ये जगह ये कहाँ पर है, तो हम बताते थे कि यहाँ जा रहे हैं। तो वहां किसको पढ़ाने जा रहे हो लॉ, वो भी लॉ। तो बड़े हैरान होते थे लोग कि वहां पर, लेकिन यू विल बी सरप्राइज्ड कि कितनी ज्यादा लोगों को जरूरत भी है, इंटरेस्ट भी है, और उनके कितनी काम में ये छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब स्मॉल थिंग्स रिलेटेड टू द लॉ जो उनको इतना हेल्प करती हैं। उसी दिन मैं किसी को बता रही थी कि ये सेक्शन 154 एफआईआर सब लोग बोलते हैं एफआईआर नहीं हुई नहीं, लेकिन ये एक सिंपल सा सेक्शन है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, सेक्शन 154, और इसके अंदर बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको एफआईआर किन हालातों में आपको एफआईआर आपको आपकी इंफॉर्मेशन से वो एफआईआर में कन्वर्ट हो जाएगी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर सेक्शन है। आई थिंक एवरीबडी शुड नो इट, बट पीपल डोंट नो। इतनी छोटी सी चीज है, अगर आप उसको पूरा सेक्शन अगर पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एफआईआर हो सकती है नहीं हो सकती। सो स्मॉल थिंग्स लाइक दैट, एंड कि गिरफ्तारी के इतने ज्यादा में
डाउट्स हैं कि कैसे होती है, किसकी हो सकती है, वो सब. सो देयर आर लॉट्स ऑफ वेरी नाइस. एंड यू मेंशन अबाउट, आई नो यू पीपल आर वर्किंग ऑन मेंटल हेल्थ पे, आप लोग काम करते हो. तो मेंटल हेल्थ के बारे में कितनी गलतफहमियां हैं, और उसके अंदर जो है लॉ काफी अच्छा मजबूत एक लॉ है, उसके अंदर प्रोसीजर्स बहुत अच्छे हैं, हेल्पफुल है. लेकिन अगर हम उसको यूज नहीं करेंगे तो वो जंग पकड़ लेते हैं, फिर वो कानून बेमायने हो जाते हैं, क्योंकि नोबडी इज यूजिंग. सो अमा जी, हमारे एक दर्शक का सवाल हम लेंगे, लोगों में लीगल लिटरेसी कैसे बढ़ाई जाए? कि कानून, लीगल लिटरेसी बढ़ाई जा सकती है कि आपको कानून की बातें, कानून तक उसको कानून के ट्रैक पर रखना बहुत जरूरी है. क्योंकि हम जब बात कानून की करते हैं और ले जाते हैं कहीं पर, कहीं और ही दूसरी दिशा में ले जाते हैं. तो मैं सबको यही बोलूंगी कि लीगल लिटरेसी इज अ वेरी, खुद से भी कर सकते हैं आप. देखिए आजकल क्योंकि डिजिटल जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, आपको जो चीज पता करनी है, आप अगर कीवर्ड्स डाल देंगे, इवन गूगल में, तो आपको वो कानून और धाराएं पता है. और धारा पढ़ना जो है, जैसे मैंने आपको एक सिंपल, सबसे सिंपल को, कि सब लोग पूछते हैं FIR, तो धारा 154 है. अगर आप फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अगर आप गूगल में ही टाइप करेंगे तो आपको वो धारा सामने आ जाएगी, आप पढ़ लीजिए. तो लीगल लिटरेसी एक तो ये है कि हाँ, जैसे आपने बोला कि स्कूलों में जो है वो छोटे छोटे डोजेस में जो है, इट कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम एनी लेवल. छोटी छोटी आप चीजें अगर बच्चों को बताओगे तो वो इट बिकम्स पार्ट ऑफ देयर दिस थिंग. तो उससे क्या है कि आपका जो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो पूरा एक, जो हम कोशिश करते हैं कि सिविक्स से, सोशल स्टडीज से, वो चीज भी बढ़ेगी धीरे धीरे. राइट एंड रॉन्ग का एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते. और हम लोग तो यूज अ लॉट ऑफ, मतलब कहानियों के से करके और बताना. तो लीगल लिटरेसी तो इस तरह से स्कूलों में, या हम लोग ने जिस तरह की लीगल लिटरेसी की है, वो तो बिल्कुल जो इलिटरेट लोगों के साथ भी आप बहुत ही अच्छे से लीगल लिटरेसी कर सकते हैं. मेरे साथ में जो पढ़ने से हमारा ग्रुप था, हम लोग ने ऐसे ऐसे लोगों के साथ में लीगल लिटरेसी, और वो पक्के हुए थे बिल्कुल कानून में. ऐसा नहीं कि उनको कोई डाउट था, पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन वो पक्के थे बिल्कुल, एक एक चीज धारा की बता सकते थे करेक्टली. क्या बात. अभा जी, प्री लॉकडाउन से पोस्ट लॉकडाउन आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा बदलाव समाज में और आपकी लाइफ में किस एक चीज में आया है? वैसे तो बहुत चीजों में आया, लेकिन एक खास चीज जो आपको लगता है कि समाज में बदलाव आया है, आपके जीवन में भी उसका बदलाव आया है, वो क्या है? मुझे लग रहा है कि कुछ ह्यूमन रिलेशनशिप्स कुछ बेहतर ही हुए हैं. मुझे तो ऐसे लग रहा है कि एक इंसानी जुड़ाव जो है, एक और ऑल्सो इट, मतलब एक जो स्पीड ब्रेकर का काम किया है इस वायरस ने, कि सब लोग, हम लोग एक तरह से दौड़े चले जा रहे थे, और सडनली एक बहुत ही अचानक एक वो मैसिव सा आया है, और हमको रुक करके वी हैव हैड टू स्लो डाउन एंड थिंक अबाउट इट, दैट शुड आई बी एक्चुअली गोइंग इस स्पीड पर, क्या चलना जरूरी है कि जब वो हमको मतलब यहाँ तक कि हमारी गर्दन भी वो हो सकती है. तो ये आया है. तो जो मैं देख रही हूँ कि उसके अंदर काफी काइंडनेस जो है, आई थिंक ह्यूमन बीइंग्स की एक दूसरे की तरफ, एक ह्यूमन सिचुएशंस की तरफ वो बढ़ी है. बर्डन बढ़ा है, फिजिकल बर्डन खासकर की औरतों के ऊपर जो है, काफी बर्डन बढ़ा है. अब वो कहाँ जाएगा, इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन आई थिंक द फिजिकल बर्डन इन एवरी वे, हर तरह से, ना केवल काम से, लेकिन जस्ट फिजिकली हैविंग पीपल अराउंड ऑल द टाइम. क्योंकि सब लोग इतने वो नहीं होते हैं ना, एक क्लास पे भी डिपेंड करता है. कई क्लासेस हैं जो बहुत ही सीमित और बहुत ही छोटे छोटे घरों में रहती हैं, बहुत उनकी फिजिकल स्पेस बहुत कम है, और उनके लिए वही रिलीफ होता है कि जो फैमिली मेंबर्स जाते हैं कुछ घंटों के लिए बाहर जाते हैं, तो वो रिलीफ मिलता है. या वो खुद जाती है बाहर काम करने, तो वो एक बहुत बड़ा रिलीफ, एक आउटलेट है. कितनी सारी औरतें हैं, उनके लिए वही वो जो
मी टाइम, या जो जो बोलते हैं कि अपने अपने लिए एक जो अपना आपका वजूद महसूस करना, वो वही टाइम उनको मिलता था। और वो जो है वो टाइम जो है वो खत्म हो गया है। मतलब इट्स अ वेरी सीरियस थिंग, इट्स अ वेरी सीरियस थिंग एंड इट गोज टू डीप फॉर समवन लाइक मी टू कमेंट, बट यू कैन सेंस इट कि ये जो है बहुत डीप जा रहा है, या किस दिशा में क्या इसका वो निकलेगा, इट्स डिफिकल्ट। लेकिन हाँ, the burden is actually going to create a lot of emotional distress. हम एक और सवाल लेंगे आभा जी। Could you share some experiences of your interaction with illiterate rural women and their exposure and reaction to legal literacy? There are so many, इतनी अच्छी सुंदर कहानियां हैं कि मैं अगर सुनाना शुरू करूंगी तो शायद सब बोलेंगे कि अच्छा ठीक है, बहुत हो गया। मतलब कोई एक और खास कहानी, बहुत ज्यादा खास कोई एक कहानी दर्शकों को सुना दीजिए। मैं एक सबसे जो मेरी एक फेवरेट कहानी है, और मैं और मेरी कलीग जिनके साथ मैंने सबसे ज्यादा मैंने लीगल लिटरेसी का काम किया है, सीमा मिश्रा नाम है उनका, वो भी लॉयर हैं, और हम लोग ने बहुत खाक छानी है इस देश की लीगल लिटरेसी में। बिल्कुल मतलब बीहड़ इलाकों में, नाइट बसेस में, बिना सोचे समझे चढ़ करके, भरी हुई ट्रेनों में, और बहुत ही अजीब तरीके से ऐसी ऐसी जगहों पर हम गए। तो सबसे जब हमने शुरू ये जब किया था, तो हमारा सबसे एक बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस एक ये हुआ था कि एक वर्कशॉप में हम ये कर रहे थे, तो एक लेडी थी वहां पर, उनको दाई बोलते थे, दाई थी वो, और बहुत ही बड़ी काम जेंटल सी वो थी। और उनका हमें पता चला कि रायपुर में एक संस्था थी, उनके साथ में वो काम करती थी। उन्हें हमें पता चला कि वो एक्चुअली बहुत परेशान है, क्योंकि उनके लड़के जो है विडो हो गई थी, तो लड़के उनको देखभाल नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने, जब हमारी वर्कशॉप में एक सेशन होता था कि प्रॉपर्टी राइट्स का सक्सेशन के ऊपर, कि महिलाओं के क्या, औरतों के क्या हक होते हैं, तो उन्हें पता चला कि एक विधवा के भी जो है एक हक होता है, कि एक हिस्सा होता है कि हस्बैंड, जो गुजरे हुए हस्बैंड की प्रॉपर्टी में। तो उन्होंने बोला, उस वहां पर कुछ भी नहीं बोला, लेकिन उन्होंने क्या, ये हमें बाद में ये कहानी पता चली। तो वो जो अपने लड़कों के पास गई, और हम लोग ये किताबें यूज करते थे, हमारे कानून करके किताबें एक सेट है, बहुत अच्छा, बड़ा पॉपुलर, लोगों को बहुत पसंद आता है, उसमें सिंपल करके कानून बताया। तो वो गई और उन्होंने अपने लड़कों से बड़े आराम से पूछा कि ऐसा है कि तुम लोग मेरे तो देखभाल नहीं कर पा रहे हो, तो आप ऐसा करो कि मेरा हिस्सा मेरे को दे दो, जो भी जमीन वगैरह में है, तो मैं अपनी कर लूंगी, गुजारा कर लूंगी। तो उन्होंने बोला, हिस्सा कुछ नहीं होता है, अब और आपका तो कोई हिस्सा नहीं है, तो लड़कों का हिस्सा होता है, और लड़कों, हमारे पास है हिस्सा। तो वो बोले कि ऐसा है कि पटवारी के पास वहां चलते हैं, और वहां चल करके पूछ लेते हैं कि हिस्सा है या नहीं। तो वो तो बिल्कुल एकदम वो टेंशन में आ गए। लेकिन इन्होंने क्या किया, क्योंकि ये बार बार जाती थी, इन्होंने पटवारी से बात की, और पटवारी ने भी बोला, हाँ बिल्कुल आपका हिस्सा है, और आपका इसके अंदर जो है नाम, इनफैक्ट इन्होंने चढ़ाया हुआ है नाम उसके ऊपर, आपको एज अ हिस्सेदार। तो वो इतने में ही, सिर्फ इतनी पूछने में या बातचीत करने में, वो लड़के इतने घबरा गए कि उनके बिल्कुल सीधे हो गए। मतलब हिस्सा उनको चाहिए भी नहीं था लड़कों से, वो तो साथ में रहना चाहती थी परिवार के अंदर अच्छे से। लेकिन उसके अंदर जो ये था कि जो कानून जानने से जो उनको एक जो कॉन्फिडेंस मिला, बिल्कुल, कि है मेरे हक में ये चीज है, तो बड़ी अच्छी उनकी लाइफ होगी, वो तो इतनी खुश हो गई। तो इस तरह से जो बहुत सारे इंटरेस्टिंग, बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, कि किस तरह से साइलेंटली लोग समझते हैं कि लॉ से आपको कोर्ट्स जाना पड़ेगा, और कौन जा सकता है। ज्यादातर लोग हमसे यही बोलते थे कि आप इन लोग को पढ़ाते हो लॉ, बताते हो लॉ, तो ये तो कहाँ, ये कोर्ट कचहरी में डिसअपॉइंट हो जाएंगे, फिर कैसे होगा। तो लॉ जो है वो कोर्ट में सिर्फ नहीं हो रहा है, कोर्ट के बाहर आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, छोटी छोटी बातों में जो राइट एंड रॉन्ग का एक बैलेंस बनाना, वो काम करता है। तो बहुत सारे लोगों ने यूज की हैं, छोटी छोटी बातें हैं कानून की, पुलिस के खिलाफ
खूबसूरत है लेकिन पुलिस कि आज बहुत कि आपको नहीं पता कि ये लॉ होता है, तो पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं कि अरे आप कैसे, आपको कैसे पता कि ऐसा होता है। तो ये कहानी बहुत खूबसूरत है क्योंकि आज औरतों की जो दशा है हमारे समाज में, आज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में पहुँच चुकी हैं वो लोग। शादी के बाद काम नहीं करने दिया जाता है, खुद की संपत्ति नहीं बना पाती हैं, पैसे नहीं बना पाती हैं। आपने जैसे कि बताया कि शौहर की संपत्ति में उनका हक नहीं होता है, सक्सेशन लॉ है। लेकिन बहुत से जैसे ये जो थी महिला, जो दाई थी, इनके शौहर ने इनका हिस्सा बनाया था कि तुम्हारा हिस्सा रहेगा। तो लॉ से पता उनको चलता है कानूनन मिला था। शौहर अगर नहीं भी बनाता है तो कानूनन उनके शौहर की डेथ के बाद में वो कहाँ हाँ जाएगी बेचारी? उनका हिस्सा होता है और वो हैरान होती है कि अच्छा हमारा इसके अंदर हिस्सा है। अब तो खैर काफी मालूम है, लेकिन वो मांगने या लेने से जो है वो बहुत कतराती हैं, क्योंकि उनको बताया जाता है कि एक अपना हिस्सा मांगने वाली लड़की या औरत ये क्या है, ये घर तोड़ने वाली औरतें होती हैं, ये बहनें जो है ये भाइयों से प्यार नहीं करती इसलिए हिस्सा मांगती हैं। भाई भाई भी तो भाई से ले लेता है, वो तो अपना चुपचाप बंटवारा कर लेते हैं और ले लेते हैं, तो बहनों को क्यों नहीं देते? बहनों को बिल्कुल हिस्सा ऑटोमेटिकली कानून से मिल जाता है और ये बहुत जरूरी है उनके लिए लेना। इसलिए भी हमारा जो समाज का बैलेंस पूरा जो बिगड़ा हुआ है ना, वो वन ऑफ द मेन रीजंस इज कि प्रॉपर्टी में जो है ये हिस्सा जो है वो उनका मार लिया जाता है। और बहुत सारे बहाने उसके बताए जाते हैं कि ससुराल में मिल जाता है। वो नहीं, ससुराल में कोई हिस्सा राइट बाय राइट नहीं होता है। बाय राइट तो आपके पेरेंट्स के से ही होता है, पति दे या ना दे, बट बाय बर्थ राइट आपका अपनी फैमिली में हिस्सा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और ये हर कानून में है, ये हिंदू कानून में है, ये मुस्लिम कानून में है, ये क्रिश्चियन कानून में है। तो ये हर कानून में जो है ये लड़कियों का हिस्सा है। और ये अगर हमको सामाजिक बैलेंस अगर ठीक करना है तो ये हिस्सा हिस्से की तरह जो है मिलना बहुत जरूरी है। नॉट एज अ चैरिटी या कुछ चलो हम इनको कुछ दे देते हैं या हमको गिफ्ट दे देते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम तो इनको, इनके बच्चे पैदा होंगे तो या शादियां होंगी, कुछ भी ओकेजन होता है तो हम इनको गिफ्ट। मैंने कहा वो एक गिफ्ट की वैल्यू ऐड करो, वो 1/100 भी नहीं होगी ऑफ व्हाट इज एक्चुअली ड्यू टू हर। तो वो करते हैं। हाँ, तो वो इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लॉ। It's very important. मतलब we are getting compliments, very beautifully explained, informative talk. Thank you आभा जी। तो बहुत अगला सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। वुमेन सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक ऐसा मुद्दा है जिस पर ज्यादातर लोग चुप्पी धर लेते हैं। मैन वर्ल्ड है तो औरतें भी इनसिक्योरिटीज की वजह से चुपचाप काम करती रहती हैं। ऐसे में वर्किंग वुमेन मेंटल हेल्थ पर एज अ लॉयर आप क्या कहना चाहेंगी? इट्स अ वेरी डीप क्वेश्चन है। working women mental health, first of all let me tell you कि for in a country like ours एक औरत को वर्क प्लेस तक पहुंचना एक बहुत स्ट्रगल की एक जर्नी है, बहुत स्ट्रगल है। बड़ी मुश्किल से एक अपने लायक, एक पहले तो आप अपने को उस लायक बना पाते हो। वो वाली पढ़ाई आपने पहले पूछा था कि एक लड़की को क्यों नहीं वो टीचर बन जाए, हद हो तो टीचर बन जाए बाकी। लेकिन आजकल तो खैर देयर आर मेनी प्रोफेशंस एंड ऑल, बट इट इज स्टिल अ स्ट्रगल। और अगर आप एम्प्लॉयमेंट फिगर्स देखते हैं तो उसमें लड़कियों के जो है विमेन आर वेरी वेरी हैव वेरी लिटिल एम्प्लॉयमेंट। तो एक तो एम्प्लॉयमेंट मिलना एक स्ट्रगल है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट तक पहुंचने के बाद में जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस जो एक इतना ज्यादा कॉमन चीज है कि आप हैरान होगे कि हाउ कॉमन इट इज। और उसका फिर वही जो पहले हमारी जो बात हुई कि उसको वो इतना कॉमन हो चुका है कि वो हमारे लिए अगेन जैसे कि ऑफेंसेस हैं, जैसे कि वायलेंस घरों के अंदर होती है, मारना या गालियां देना या उनको वो करना, उसी तरह से इसको भी कुछ माना नहीं जाता कि ये एक्चुअली सेक्सुअल हैरेसमेंट है। उसको बड़ा नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि नहीं ये तो ठीक है, ये तो ऐसे होता ही है, तो हंसी मजाक है। क्योंकि वो सारी रोल मॉडलिंग जो है वो मेल एम्प्लॉइज के उससे सेट की गई, सारी रोल मॉडलिंग कि किस तरह से बात करेंगे, किस तरह के उनके जेस्चर्स होंगे या उनकी बोलचाल कैसी होगी। अब उसमें क्या है, या तो आप शामिल हो जाओ
आजकल मैं जो देख रही हूँ, मैं बहुत सारे केसेस में कर चुकी हूँ, कॉर्पोरेट्स में भी कर चुकी हूँ, दूसरी जगह में। तो या तो आप शामिल हो जाओ उसके अंदर, जिस तरह की बातें होती हैं, जिस तरह का बिहेवियर होता है, वो आप वो हो जाओ। और वही उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कब, व्हेन दे विल कॉल द शॉट्स एंड से कि सो एंड सो गर्ल इज लिटिल लैकिंग इन कैरेक्टर, जो हंसती है, हर तरह का वो करती है, क्योंकि आपके माहौल ही वैसा। अगर आप शामिल नहीं होते तो आप थोड़ी बहंजी टाइप हैं, है ना, फिर ये वाला सब सुनना पड़ेगा आपको, यो बहनजी यू हैव नो सेंस ऑफ फन, और आप तो ये पता नहीं कहाँ से आंटी जी आ गई हैं, इनको तो हर चीज में वो लगता है। तो जो वर्क प्लेस का जो माहौल है पूरा, जो इसकी रोल मॉडलिंग है, ये पूरा काफी हद तक जो है ये मेल्स के। अभी तो पीछे आपने अगर ये सुना होगा कि बहुत ही एक सीनियर शख्स ने बोला था कि आर्मी में लड़कियां हम इसलिए नहीं लेना चाहते क्योंकि the boys will not be comfortable in the locker room. अब अगर मैं समझाने की कोशिश करूं कि लॉकर रूम टॉक जो है वो जनरली जो होती है, लॉकर रूम टॉक मींस जो नॉन वेज टाइप की जो टॉक होती है, या जो जिस तरह के मेल्स आर यूज्ड टू टॉकिंग टू ईच अदर यूजिंग सर्टेन वर्ड्स एंड दे आर ऑल, काफी सारे उसके अंदर सेक्सुअल कॉनोटेशंस या इन्वेंडो, या इवन जो जो जिसको रिस्क बोलते हैं कि थोड़ी सी उस तरह की बातें होती हैं। तो ये एक हमारा एक बेंचमार्क हो गया है कि ये सेक्शुअल। अब इसका अगर आप बोलते हो कि मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है, बहुत गहरा असर पड़ता है। मैं जितने सारे मैं केसेस करी हूँ, दे एक्चुअली आर इन अ वेरी ब्रोकन कंडीशन, जिनके साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रही होती है, और इन अ वेरी ब्रोकन कंडीशन। वो इसलिए क्योंकि जिस समाज से हमारे हैं वो भी बर्डन हमारे ऊपर ही डाल रहा है। बिल्कुल भाई कोई आपको सड़क पे भी छेड़ जाते हैं या कुछ कर देता है तो अरे भाई तुम क्यों गई थी वहां पर, है ना, वहां गई क्यों तुम, अब मत निकलो तुम, ऐसे जाओ वैसे जाओ, ये मत पहनो वो मत पहनो, तो बर्डन सारा लड़की के ऊपर है। तो सेम थिंग इसमें भी है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट। एक तो बचते बचाते आप अपने आप को कंडक्ट करना हर समय, इट इज अ ह्यूज मेंटल बर्डन। हर समय आपको वॉच करना है, मतलब लगभग हर लड़की यही बताती है कि आपकी ड्रेसिंग के ऊपर जब केसेस आते हैं आईसीसी के पास में, तो हमेशा ये बोलते हैं कि वो तो ऐसे इस तरह से भी ड्रेस करती है, या वो तो बहुत ही ऐसे खुली तबीयत की लड़की है, वो तो अब तक तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, और अब अचानक सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर दिया। बिल्कुल। इट्स अ बिग प्रेशर ऑन अ गर्ल, ऑन अ वुमन हु गोज टू वर्क। जो काम करने के लिए एक औरत जाती है, उसके लिए एक एडिशनल प्रेशर है। काम का तो प्रेशर है ही, भाई आपको अपना काम अच्छे से करना है, वो तो एक है ही, लेकिन ये प्रेशर कि मुझे किस तरह से अपने आप को वहां कंडक्ट करना है, मुझे क्या पहनना है, मुझे किसके साथ हंसना है, किसी के साथ नहीं हंसना है, ना हंसो तो मुश्किल, हंसो तो मुश्किल, हंसो तो हंसी तो फंसी, राइट, ना हंसो तो आप खड़ूस हो और आपको और अब जी मैं आपको काट रही हूँ, समाज की सबसे बड़ी गलती जो है ना, वो पूरा सोसाइटी ने एक भार दे दिया है लड़कियों के कंधों पे, औरतों के कंधों पे, कि जो भी तुम्हारी घर की इज्जत है वो तुम्हारे कंधों पे निर्भर है। तो लड़कों को क्यों नहीं बोलते हो ये बात? उनसे भी तो बोलो कि तुम्हारी वजह से घर की इज्जत बर्बाद हो जाएगी, गलत काम मत करो। ये सीख बदलनी चाहिए है। अगर सीख को फ्लिप कर देंगे ना तो समाज में बहुत बदलाव आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जो अच्छे वर्क प्लेसेस मैंने देखे हैं कि वहां पर ये कल्चर है, मतलब कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मेल कलीग्स पे डाली जाती है कि नहीं आपको इस तरह से कंडक्ट करना है, और अगर आपने ये कंडक्ट अगर ब्रीच किया तो जो है ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। तो बट स्पेसिफिकली टॉकिंग ऑफ कि उसका मेंटल हेल्थ पे लड़कियों के क्या असर होता है, आई हैव सीन some women who have got completely broken under the pressure of this sexual harassment. और वो सेक्सुअल हैरेसमेंट ऐसा नहीं कि कोई बिल्कुल लपक के उनके ऊपर कुछ अटैक करता हो या कुछ हो, धीरे 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 धीरे, मतलब इन वेरी वेरी स्मॉल डोजेस वो चलता रहता है टिल दैट पर्सन कैन नॉट टॉलरेट इट, मतलब उनसे बर्दाश्त नहीं होता और उन्हें कंप्लेन करनी पड़ती है कि अब जो है मेरे से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। रोजमर्रा का आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आपके कपड़े अच्छे हैं, ये करना वो करना, जो कि ऑन देयर ओन कोई खास बात नहीं कोई मानेगा, या हल्का सा टच करके चला जाना, या एक वो करना, हाथ मिलाना, इसी टाइप की सेक्सुअल हैरेसमेंट भी बहुत होती है, कुछ तो बहुत ही सीवियर होती है। तो डेफिनेटली
a very big issue. Workplaces must work on this issue कि एक constantly एक orientation होनी चाहिए male colleagues की, जैसे आपने बोला कि ये behavior जो है ये unacceptable है, खास करके workplace में. वर्कप्लेस में स्पेशली आपने इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के काफी केसेस हैंडल करे हैं. सो क्या तजुर्बा रहा आपका और क्या टेक अवे है और क्या बताना चाहेंगे आप ऑडियंसेस को इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के बारे में? शहर इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी ये एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर पे भी डिपेंड करती है, बहुत डिपेंड करती है कि मैसेजिंग क्या जा रही है. एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जो है वो उसके मेंबर्स और वो जो किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी केस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजिंग जाती है पूरी ऑर्गेनाइजेशन. तो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का मेरा सबसे पहला ये तो मैसेज होगा कि किसी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, क्योंकि इतना रैम्पेंट है सेक्सुअल हैरेसमेंट, चाहे ये छोटा सेक्सुअल हैरेसमेंट हो या बहुत ज्यादा हो, लेकिन ये है हर वर्क प्लेस में है. क्योंकि जो हम बाहर की हमारी सोच है, जो हमारे घरों की सोच है, जो हमारी सड़क की सोच है, जो हमारी पब्लिक प्लेसेस की सोच है, वही सोच तो वर्क प्लेस के अंदर आए. बिल्कुल. तो इसलिए जो है ये होती है, लेकिन हम इसको मानते नहीं है कि हाँ ये ऐसा हो रहा है, क्यों इग्नोर करते रहते हैं जब तक कि कोई बिल्कुल ही वो नहीं हो. सो सबसे पहले तो ये है कि किसी आप कंप्लेंट्स को बहुत ही आप वेलकम करो. अगर आपके पास कंप्लेंट्स आती हैं, किसी कंप्लेंट्स कमेटी को ये नहीं डरना चाहिए कि अरे ऐसे बता देंगे या ऐसी कंप्लेंट्स लेने लगेंगे तो यहाँ तो फ्लड गेट्स खुल जाएंगे. खुले, अच्छा है, फ्लड गेट्स खुलने चाहिए कंप्लेंट्स के, तभी ये मैसेजिंग होगी कि नहीं. दूसरा ये कि घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा है कि जब इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जो नई जो सेटअप होती है उसके अंदर वो मेंबर्स ना घबराए हुए होते हैं थोड़े से कि अगर झूठी कंप्लेंट हो तो, अगर झूठी भाई आप प्रोसेस करोगे तो वो आपको खुद ही पता चल जाएगा, और वाकई में वो पता चल जाता है कि सही क्या है और गलत क्या है. तो फैक्चुअल जो है वो और तीसरा जो ये है कि रिकमेंडेशंस या मैनेजमेंट को, क्योंकि ज्यादातर लोग जो होते हैं वो मैनेजमेंट के ही मतलब ऑर्गेनाइजेशन के ही उसके अंदर जो होते हैं वो एम्प्लॉइज होते हैं. तो उनके लिए उनको लगता है कि ये बड़ा एक हमारे लिए एक कॉन्ट्रडिक्टरी रोल है कि हम मैनेजमेंट हम कैसे, लेकिन वो कंप्लेंट्स कमेटी जब अपना काम ऐसे ट्रीट करती है कि वो अभी ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदे नहीं है, वो एक लॉ के अपहोल्ड करने, बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून के, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के, वो एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अपहोल्डर्स ऑफ द लॉ एक वहां पर नुमाइंदे बनकर के वहां बैठे हैं. तो फिर वो अपना रोल जो है वो बहुत अच्छा स्ट्रांगली करते हैं. मैंने तो देखा है कि बहुत अच्छी आईसीसीज में आई हैव बीन पार्ट ऑफ, बड़े अच्छे से उन्होंने किया है. दे हैव नॉट हेजिटेटेड मैनेजमेंट को बताने के लिए, रेकमेंड करने के लिए कि हाँ वी आर अपहोल्डिंग, इवन सीनियर लोगों के भी, काफी सीनियर लोगों के भी दे विल अपहोल्ड एंड से कि नहीं ये नहीं, वी कैन नॉट टॉलरेट दिस एंड दिस इज द थिंग. सो बहुत गर्ल्स मस्ट कम फॉरवर्ड. जो वर्किंग विमेन है, अगर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है, आप ये मत डरो, आपको ये सुनने को मिलेगा ही कि ये तो जरा सी बात है, इसमें क्या कंप्लेंट कर दिया, या हो सकता फॉल्स कंप्लेंट है, और यार क्यों सारा सॉर्ट ऑफ रॉकिंग द बोट. व्हेन अ वुमन एम्प्लॉय एक्चुअली रॉकिंग द बोट, मतलब काफी डिस्कम्फर्ट हो जाता है और पीपल वांट कि ये किसी तरह से वो हो जाए. लेकिन अगर नहीं करेंगे, इसको भी नहीं करेंगे, तो फिर मुश्किल है कि ये कंटिन्यू करता रहेगा. यही मुश्किल है. सो आई थिंक आईसीसी रोकना जरूरी है उस आदत को. बिल्कुल, उस चीज का इलाज कराना, उस चीज को खत्म करना जड़ से बहुत जरूरी है. उसके लिए औरतों को ही फोकस आना जरूरी है. आभा जी, बहुत चर्चित शो आपकी कचहरी किरण के साथ में, आप लीगल कंसल्टेंट थे. उस शो में कई मुद्दे सामने आए जो इमोशनल और फाइनेंशियल परेशानियों से जुड़े हुए थे कि कैसे वो मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं. इस पर आप क्या कहेंगी? सेहर, दैट वाज अनदर एक्सपीरियंस, यू नो. आप कभी जो है डॉक्टर बेदी से भी बात करना इस शो के बारे में. तो बहुत ही गजब का, मतलब वो बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना कि हमारी अपना एक आईना था वो शो. इट वाज अ वेरी फॉरवर्ड लुकिंग शो. एंड उसके अंदर जिस तरह के जो मुद्दे आए सामने,
इट वाज शॉकिंग, इट वाज ट्रॉमेटिक। कभी कभी जो पूरी हमारी टीम जो है, हम लोग बिल्कुल चुप हो जाते थे, डॉक्टर बेदी भी चुप हो जाती थी, मतलब इतना ज्यादा हमको ट्रॉमा उनका महसूस होता था। दे वर रियल केसेस एक्चुअली। तो मेरे को लगता है 100 से भी ज्यादा केस उन 3 सीजन्स में डील किए। उसके अंदर क्या था कि ज्यादातर जो फैमिली डिस्कॉर्ड के, मतलब या तो मियां बीवी के थे, या पेरेंट्स एंड सन्स, और हर तरह का जो एक सोशियोलॉजिकल, तो उसके अंदर जो मेन बात जो मुझे, मतलब मुझे लगा कि वो जब शो पे आती थी और वो डॉक्टर किरण बेदी से, वो शो का फॉर्मेट ऐसा था कि सबको अपनी बात बोलने का मौका मतलब होता था, एंड इट यूज्ड टू बी एनकरेज टू कम आउट विद द ट्रूथ। उनकी कोई ब्रीफिंग खाली होती थी कि प्रोसेस ये रहेगा, बाकी उनको ये नहीं बोला जाता कि आपने ये बोलना है या वो बोलना है। तो जो चीज जो सामने आई, एक तो ये कि कितना हमारा बहुत ही एक, डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ वायलेंस इन रिलेशनशिप्स, बहुत वायलेंस है, बहुत वो है। और उस वायलेंस की एक जो मुझे मेरे सामने जो आई, और विच रियली हेल्प मी लेटर इन माय वर्क मोर आल्सो, कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन। उस प्लेटफॉर्म पर आकर के जब वो अपनी एक्सप्रेस कर पाती थी लोग, चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ है, और मतलब अपने बात बोलने का ही उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। ये पहली बार कई केसेस में हमने देखा कि पहली बार जो है परिवार वाले जो है आमने सामने आपस में बात कर रहे हैं, एंड दे कुड नो कि द फीलिंग्स की बात हमारे यहाँ पर जो है वो हो नहीं पाती है खुल के। रोजमर्रा के तू मैं ही, और शोर शराबा शुरू हो जाता है, और वो उसके अंदर जो है वो है, तो दे बहुत सिवियरली मेंटल हेल्थ से, आई वुड से इमोशनल डिस्ट्रेस से गुजरे हुए लोग, इवन मेन वर देयर। ये नहीं मैं बोलूंगी कि सिर्फ औरतों के साथ में, डेफिनेटली औरतों के साथ में क्या है कि एक जो इमोशनल डिस्ट्रेस का एक लेवल एक अलग चीजों से भी आता है। एक तो ये कि उनके हाथ में पैसा नहीं होता, और हर क्लास की औरत के साथ में ये दिक्कत है कि उनके हाथ में कैश, पैसा, सिर्फ पैसा, फ्रीडम होने की, और वो कि भाई हम अपने मन से 50-100 रुपए 500 रुपए हम कुछ कर सकते हैं, उनके हाथ में पैसा नहीं होता। इससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस है। हम नो कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर एनीथिंग दैट दे कैन। तो आप समझिए कि ये तो गुलामी की हालत हो गई ना। दूसरा ये कि जो उनके सेक्सुअल डिस्ट्रेस, इट इज सच ignored thing. I'm surprised कि इतना बड़ा मुद्दा है और कोई इसको स्ट्रांगली इसको मतलब टेक अप नहीं। सेक्सुअल डिस्ट्रेस इन द सेंस कि द सेक्सुअल डिमांड्स जो एक औरत के ऊपर खास करके मैट्रिमोनियल किस्सों में जो होती है, और वो किस तरह से उससे मतलब वो डील करती है। हमारे पास कितने केसेस आते हैं, मेरे भी बहुत सारे ऐसी क्लाइंटेल है, या मैं पुलिस के साथ बहुत काम करती हूँ, उनके पास हेल्प डेस्क वगैरह में आते हैं केसेस कि सो मेनी विमेन, मेन मुद्दा उनका ये होता है द काइंड ऑफ सेक्सुअल डिमांड्स दैट आर मेड ऑन देम। कई सारी वो आकर के बोलती है कि अब इतनी सी जगह है, एक कमरा है, उसके अंदर जो है मेरे ऊपर इतनी ज्यादा वो होती है। तो दैट ग्रेजुअली मतलब उनकी बिल्कुल उनकी मेंटल बैलेंस जो है वो बिल्कुल बिगड़ जाता है इस चीज से। बिल्कुल बीमार औरतें हैं, इनको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ गायनिक प्रॉब्लम है, प्रेग्नेंट औरतें हैं, बट दिस इज रिलेंटलेस, दिस इज नॉट, मतलब दिस इज समथिंग, और वो कहाँ जाए, किसको बोले, करें क्या। So I think this is a very serious mental health and physical health issue. It's a physical health issue which converts into emotional distress and physical distress. तो ये जो हमने उन केसेस में आपकी कचेरी में बहुत सारे केसेस में दिस वाज अ कॉमन फैक्टर कि द काइंड ऑफ वन फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, कि उनके पास पैसा इतना कम होता है कि वो बिल्कुल उनकी जो मतलब एक गुलामी की हालत हो जाती है। और पीपल ऑल्सो उनके पास है भी नहीं, ऐसा नहीं कि वो हस्बैंड देना भी चाहे तो नहीं दे पाएगा, करना भी चाहे तो आई थिंक फाइनेंशियल डिस्ट्रेस इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम हमारी बहुत सारी क्लास में। फिजिकल स्पेस की बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस है, और ये जो मैं बता रही हूँ औरतों के लिए खास करके ये प्रॉब्लम बहुत सामने आई। It was very big. Yeah. इट इज अ कॉन्सिस्टेंट प्रॉब्लम कि आज भी औरतें कमाती हैं तो बोला जाता है कि सास के हाथ में पैसा रख दो या पति के हाथ में पैसा रख दो। They are granted financial liberty, and that's a very big problem in India. Yes. And the women should, fight
fight against it. It's very, अभी वक्त आ गया है कि औरतों को वाकई में लड़ना चाहिए फाइनेंशियल लिबरेशन के लिए. That's very important. एक हाँ, औरत वो को ऐसे छोटे छोटे नहीं, सेविंग्स हर एक औरत की सेविंग जरूर होनी चाहिए किसी ना किसी फॉर्म में. शी मस्ट सेव एंड हैव मनी ऑफ हर ओन. ये चीज तो बहुत ही जरूरी, बहुत जरूरी है. अपने हाथ में पैसा, कैश पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है. हवा जी, हमारी बातें बहुत ज्यादा हो चुकी हैं, बहुत लंबा वक्त हो गया. मैं बस चाहूंगी कि जाते जाते हमारे दर्शकों से आप कुछ कहना चाहेंगी तो एक खास संदेश जो आप देना चाहेंगी आप देती जाइए. मैं तो यही कहना चाहूंगी कि बहुत ही मतलब खुश रहना, इजी रहना, माइंड मेंटली अपने आप को बहुत काम, मतलब सिचुएशंस तो बहुत होती हैं लाइफ में. देयर आर लॉट्स ऑफ मतलब उतार चढ़ाव. आज ये हो गया, किसी के साथ मनमुटाव. ऐसा नहीं है कि जो लोग खुश होते हैं उनके साथ नहीं होता, सभी के साथ होता है. लेकिन अपने आप को और दुनिया को अपने खोलते रहो. आई थिंक बहुत बड़ी एक जो मुझे जो लगता है कि अपनी दुनिया हमेशा बढ़ानी चाहिए. बढ़ाते रहो दुनिया को और अच्छी चीजें देखते रहो और लोगों के साथ में कम्युनिकेट करो. कम्युनिकेशन के तरीके सीखो. अगर नहीं आते हैं तो उसको सीखना बहुत जरूरी है कि कैसे कम्युनिकेशन, अच्छी कम्युनिकेशन कैसे होती है. क्योंकि लैक ऑफ कम्युनिकेशन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और बहुत मेंटल प्रेशर, इमोशनल प्रेशर इज ह्यूज. और वो कब बीमारी बन जाएगा वो हमें पता भी नहीं चलता है कि वो कब अभी ये बीमारी बन चुका है. ये दबते दबते दबते. तो एक कम्युनिकेट करना चाहिए और सही चैनल पे, सही प्लेटफॉर्म पे करना चाहिए. सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे कम्युनिकेशन नहीं करना चाहिए. अपने अंदर देखना चाहिए. फीलिंग्स, थॉट्स, रैशनैलिटी बहुत जरूरी है आज के तारीख में. मुझे लगता है कि जो साइंटिफिक बात है उसकी तरफ जरूर हमें ध्यान देना चाहिए. हम लोग बहुत ऐसे दौर से जा रहे हैं कि हो सकता है कि हम काफी अच्छी एक समाज साइंटिफिक की तरफ जाते हुए हो सकता है कि हम रोल बैक कर जाएं. तो उसके लिए मुझे लगता है वी हैव टू बी वेरी, एंड डेफिनेटली कानून को जानने से जो है आई थिंक साइंटिफिक एटीट्यूड बहुत बढ़ता है. मैं तो यही लास्ट में अपना पढ़ते रहते बड़ा मजा आएगा कानून पढ़ने में. बहुत बहुत जरूरी भी है. मैं एक शेर के साथ हमारी बातों के सिलसिले को खत्म करना चाहूंगी. आभा जी, इजाजत है? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा लगेगा. किस्सा-ए आलम में एक और ही वहदत पैदा करनी है. किस्सा-ए आलम में एक और ही वहदत पैदा करनी है. मैंने अपने अंदर अपनी औरत पैदा कर ली है. मैंने अपने अंदर अपनी औरत पैदा कर ली है. फरहाद एहसास का कलाम है और के अंदर उसने अपनी इतनी पावर कर ली है कि उसको अपने अंदर की औरत, अपने अंदर की पावर का एहसास हुआ है. सो आई गेस एवरी वुमन शुड फील दिस. इट्स हाई. बड़ा खूबसूरत एहसास है. इट्स आई थिंक इट्स अ वंडरफुल फीलिंग. अब बहुत बहुत शुक्रिया नेशनल प्लेटफॉर्म पर आने के लिए, अपना कीमती वक्त निकाल के दीपावली के दौर में, और हमारे गेस्ट को इतना ज्यादा एनलाइटनमेंट देने के लिए हम लोग आपको आभारी हैं. आभा जी, आपका शुक्रिया सहर. तो बहुत मजा आया आपसे बात करके. एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर शो. बहुत सुंदर शो है. आई रियली एंजॉय इट एंड आई एम सो हैप्पी टू, एंड आई एम प्रिविलेज्ड टू बी ऑन योर शो. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. बाय बाय. तो दोस्तों, हम शुक्रगुजार हैं हमारे सोशल मीडिया पार्टनर्स के, जो कि हैं मोटिवेट इंडिया सोसाइटी, विमेन शाइन मैगजीन, हालात लखनऊ, करंट मीडिया न्यूज, लखनऊ पल्स, वेलनेस सेंटर. अलविदा लेती हूँ दोस्तों, इस वादे के साथ अगले संडे फिर होगी मुलाकात एक खास नए मेहमान के साथ. तब तक खुश रहिए, सेहतमंद रहिए और दिवाली का जश्न मनाते रहिए. स्टे सेफ. हैप्पी दिवाली. नमस्ते.